Good morning everyone. Welcome you all to this online mode of learning. आप सबका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने जो जाना उस बारे में थोड़ी बात करने पहले पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने जाना वही उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। उस स्टोरी का नाम आप लोग बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, और लेटर टू गॉड बाय जी.एल. मेंटिस। फर्स्ट फ्लाइट की बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। इस स्टोरी का जो प्रमुख किरदार है, प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर, तो उसका नाम है लेंचो। उसके साथ बुरा हुआ। वो किसान था और वो बहुत मेहनती था। उसने बहुत अरमान से खेती की थी, फसल लगाई, फसल अच्छी हो भी रही थी, उसे अच्छे हार्वेस्ट की, अच्छी उपज की उम्मीद थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी उम्मीद खत्म हो गई। वो क्या हुआ ये आप लोगों को याद होगा। वह ऐसा था कि बारिश तो हुई, बारिश की उम्मीद उसे थी, बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। हेल स्टॉर्म आया। हेल स्टॉर्म को हिंदी में कहते हैं ओलावृष्टि। HAILSTORM। हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि भी हुई बारिश के साथ। उस ओलावृष्टि ने उसके खेत को बिल्कुल नष्ट कर दिया। सारी फसल नष्ट हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई। उसके बाद वो काफ़ी दुखी हो गया। दुखी तो होना ही था, क्या करता बेचारा। उसके पास एक ही सहारा था, खेत, और खेत की सारी फसल नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर कुछ और घटना घटी होती, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा टिड्डी, इंग्लिश में कहते हैं लोकस्ट, LOCUST, लोकस्ट। लोकस्ट एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो बड़े बड़े ग्रुप में कहीं पर जाता है, और ये बड़ा बड़ा इंसेक्ट होता है, बड़ा कीड़ा होता है, टिड्डी कहते हैं, और बड़े ग्रुप में ये उड़ता है। ये इंसेक्ट बड़े ग्रुप में उड़ते हैं, और बड़े ग्रुप में उड़कर जिस एरिया से वो गुजरते हैं उस एरिया में रास्ते में आने वाले खेतों को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं। तो अपनी बर्बाद हुए खेत को देखकर लेंचो को लगा कि अगर यहाँ टिड्डी भी आई होती, बड़े बड़े झुंड में आई होती, फिर भी इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान ओलावृष्टि में उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बुरे समय में टूटने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो दिमाग को जोर डालते हैं, सोचते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात सोच लेते हैं बुरे में। अंग्रेजी में कहावत भी है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड। मतलब बुरे समय में भी कहीं ना कहीं आशा की रोशनी होती है, उसे ढूंढना होता है। तो उसी आशा की रोशनी को लेंचो ने ढूंढा, और जो आशा की रोशनी थी, उस आशा की रोशनी से उसे ये बात समझ में आई कि अब आखिरी उम्मीद जो हमारे पास बची है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, वो उम्मीद है ईश्वर से। और उस उम्मीद को साकार करने के लिए लेंचो ने एक पत्र लिखना शुरू किया भगवान के नाम। भगवान के नाम से उसने पत्र लिखा। उस पत्र में उसने ये लिखा कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है। 100 पैसों इसलिए ताकि वो बुआई कर सके, दोबारा से खेत में फसल लगा सके, और जब तक फसल बड़ी नहीं हो जाए और कटाई का समय में आ जाए, फसल तैयार ना हो जाए, तब तक उसका परिवार जीवित रह सके। इन दोनों खर्चों के लिए उसने 100 पैसों की डिमांड की, उसने मांग की ईश्वर से। उसने पत्र लिखकर वो पोस्ट ऑफिस में गया, शहर में जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ गया। वहाँ के जब ये स्टाफ ने जब उस पत्र को देखा तो थोड़ी अजीब लगा। अजीब तो लगता ही, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि ईश्वर को पत्र लिखे, लेकिन लेंचो ने लिखा। पोस्टमास्टर को अजीब लगा, उसे हंसी भी आई शुरू में, लेकिन वो एक सीरियस इंसान था, गंभीर इंसान था। उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी, मानवता जीवित थी। तो उसने सोचा क्यों ना इस इंसान की मदद की जाए, क्योंकि ये इंसान बहुत ही आशावादी है,
ये आस्तिक है, भगवान पर भरोसा रखता है, इसके विश्वास को बरकरार रखा जाए। तो उसने अपने साथ काम करने वालों की सहायता से और खुद भी पैसे मिलाकर उसने इतने पैसे इकट्ठे किए। हालांकि वो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया जितने की उम्मीद लेंचो ने की थी। 100 पैसों की उम्मीद की थी, लेकिन वो उतना नहीं जमा कर पाया। तो आधी से ज़्यादा रकम इकट्ठा हुई। वो रकम को उसने एनवेलप में रखा और उसने पत्र भी लिखा रखा। अब पत्र में लिखा क्या, मतलब पत्र में एक कागज था, एक पेपर था जो बिल्कुल ब्लैंक था, उस पर उसने बस अंतिम में एक सिग्नेचर के तौर पर लिखा गॉड, ताकि लेंचो को ये महसूस हो कि ये जो लेटर है वो ईश्वर की तरफ से आया है, उसके नाम है। अब इसके बाद क्या हुआ ये जानेंगे आज के वीडियो में। उम्मीद है आप लोग कहानी फिर से रिकैप हो गया होगा, समझते होंगे, थोड़ी बातें याद आ गई हों। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे को लेंचो है थोड़ा पहले आया पोस्ट ऑफिस, ये मालूम करने के लिए, ये देखने के लिए कि उसके नाम पर आया है या नहीं ईश्वर के नाम से। पोस्टमैन, जो पोस्टमैन जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी, जिसके बारे में बात हुई थी, उस पोस्टमैन ने खुद ही उस पत्र को लेंचो को दिया। और पोस्ट मास्टर चुपके से वो देखने लगा कि लेंचो पत्र को खोलता है, उसे क्या महसूस होता है, वो देखना चाहता था। असल में उसके चेहरे पर एक संतोष था, संतोष की भावना थी। वो इसलिए कि क्योंकि उससे लगा चलो आज मैंने जीवन में एक अच्छा काम किया है, अच्छे काम को करने की खुशी थी उसके चेहरे पर। उस खुशी के भाव को लेकर पोस्ट मास्टर देखने लगा थोड़ी दूरी से लेंचो। लेंचो showed not the slightest in surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो जो ऐसा व्यक्ति था, जब उसे पत्र मिला उसे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे इतना ज्यादा भरोसा था, इतना ज्यादा भरोसा था भगवान को, उसे आश्चर्य हुआ ही नहीं, बल्कि उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे गिने। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। ना भगवान लेंचो के रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट किया था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. जल्दी ही लेंचो वो खिड़की के पास गया, उसने पेपर लिया, इंक लिया, वो मांगा, मतलब उसने खरीदा। तो वो राइटिंग टेबल जो पोस्ट ऑफिस में एक पब्लिक के लिए बना होता है, जिस पर हाथ रखकर ऐसे रखकर कुछ लिखते हैं, वो वहां पर गया, उसने लिखना शुरू किया। और उसके जो ब्रो था, ब्रो मतलब होता है फोरहेड। साहित्यिक भाषा में इसका अर्थ होता है फोरहेड। अगर जनरल अर्थ की बात करें तो ब्रो का होता है आईब्रो, मतलब भाव जो आंखों के ऊपर होता है, इसे कहते हैं भाव। लेकिन ये है ब्रो मतलब फोरहेड, साहित्यिक भाषा में कहा जाए तो। जब वो लिख रहा था तो उसके अंदर जो विचार आ रहे थे, उन विचारों की वजह से उसके ललाट पर जो रेखाएं बन रही थी, बिगड़ रही थी, रेखाओं में कुछ परिवर्तन हो रहा था। जब इंसान गुस्से में होता है, खुश होता है, तो यहाँ कुछ रेखाएं बनने लगती हैं। वो उसके अंदर जो उथल चल रहा था, उन रेखाओं से वो व्यक्त हो रहा था क्या चल रहा है, कुछ है। वो उसकी ललाट के ऊपर जो रेखाएं थी उससे ऐसा लग रहा था, उसे सिकुड़ रहा था, उनके ललाट को सिकुड़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ। When he finished, he went to the window to buy a stump which he lit and affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिखना खत्म किया तो वो फिर खिड़की के पास गया, उसने एक टिकट खरीदा, उसको उसने चाटा,
वहाँ बंद नहीं करी होगी, इसलिए इसने ऐसा किया होगा, ठीक है। और उसे एनवेलप पर चिपका दिया एक मुक्का मारते हुए ऐसे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। द मोमेंट द लेटर fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, जैसे ही लेटर को लेंचो ने मेल बॉक्स में मतलब लेटर बॉक्स में गिराया, पोस्टमास्टर को खुद गया, क्योंकि वो तो बहुत एक्साइटेड था। वो गया और उसने खोला, उस पत्र में लिखा था क्या, वो अब बदलाने जा रहा हूं मैं। गॉड ऑफ द मनी that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of those danger. भगवान, जो रुपए मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे, मुझे बाकी भी भेज दीजिए, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन अब जो रुपया मुझे भेजेंगे, रुपये मतलब यहाँ बात हो रही है पैसों की, ये रुपये तो भारत की मुद्रा है, करेंसी है, पैसो मैक्सिको की मुद्रा है, वहाँ की करेंसी है। तो बाकी जो भी पैसों आप मुझे भेजेंगे वो मुझे डाक से नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो जो लोग हैं वो एक बदमाशों का, धोखेबाजों का समूह है, ग्रुप है, वो ऐसे ही है। नीचे लिखा उसने अपना नाम लेंचो। कुछ अजीब लग रहा है ना। लेंचो ने उम्मीद जो कि उसे पैसे मिले, लेकिन हाँ कम मिले। लेंचो तो को ये खबर भी नहीं थी कि हेल्प किसने की, वो इतना दुनियादारी से बेखबर था, ईश्वर में डूबा था। उसे तो लगा कि ईश्वर ने वो रकम भेजी और बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ कर। तो इस कहानी के अंत के बाद तो आप कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन ये तो नहीं समझ रहे ना कि अगर आपके जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लेटर लिखना शुरू कर दे भगवान को। ये इस कहानी से नहीं सीखना है, सीखना जो है वो अलग बात है। वो सीखना ये है, सीखने वाली बात कि हमें उम्मीद को कायम रखना चाहिए। आशा है तो सब कुछ। इफ यू हैव होप, इफ वी हैव होप, वी कैन डू कम बैक इन आवर लाइफ एट एनी मोमेंट। ये मैसेज ले सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। और ये कहीं मैंने पढ़ा भी था कि इफ गॉड क्लोजेस वन डोर, ही ओपन्स अनदर फॉर अस। अगर ईश्वर हमारे लिए एक दरवाजा बंद करता है तो वो दूसरे दरवाजा खोल देता है। बस जरूरत होती है हमें उस दरवाजे को ढूंढने की, समझने की, अपनी जो उम्मीद को कायम रखते हुए, आशावादी बने रहते हुए, उस आशावादी बने रहते हुए उस जो बंद दरवाजा हो चुका है उसके लोग उसको लेकर अफसोस ना करें और दूसरे दरवाजा को ईश्वर ने खोल रखा है उसकी तलाश करें, उसे ढूंढने, जाने, उम्मीद को कायम रखते हुए। यही सीख चाहे तो आप इस कहानी से ले सकते हैं, यही मैसेज है इस स्टोरी का। Now we are going to have a brief question answer session based on this chapter। जो हम लोग ने पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर की बात हम लोग करेंगे। बीच में भी कुछ क्वेश्चंस की बात हम लोग ने की, उसके आंसर पर थोड़ी चर्चा भी हुई। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जैसे पैसेज मतलब किसी भी स्टोरी के कुछ लाइन जो लेकर लिए जाते हैं, वो एक पैराग्राफ हो सकता है, 2 पैराग्राफ हो सकता है, उसे कहते हैं पैसेज। तो पैसेज बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पैसेज है इसी बुक का, आप लोग ध्यान से सुने। पैसेज है कि शुरुआत होती है, ये इस चैप्टर का पहला लाइन है, पहला वर्ड जो है वहां से शुरू हो रहा है पैसेज। द हाउस, इसके बाद ये एक डैश है,
the only one in the entire valley, he dash sat on the crest। ये इस तरह से चल रहा है, एक पैराग्राफ है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िए और लास्ट वहां पर रुकना, कहाँ रुकना वो मैं बताने जा रहा हूँ। The woman who was preparing supper replied, yes God willing। तक पहुंचने के बाद रुकना है। मैं पैसेज पढ़ दे रहा हूं ताकि आप लोग मेरी बात समझ सकें। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing। ये था पैसेज, ये A letter to God का पैसेज है जो एग्जाम में इस तरह के पैसेज पूछे जाते हैं। उसके बेस्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, उन्हें देखिए। What was the peculiarity about Lencho's house? लेंचो के घर के बारे में अजीब बात क्या थी? पेक्युलरिटी मतलब विचित्रता। विचित्र बात कौन सी थी लेंचो के घर के बारे में? लेंचो के घर के बारे में विचित्र बात क्या थी? तो ये आप लोग, अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा है, सुना है, तो इसका आंसर दे सकते हैं। The peculiarity about Lencho's house was that his house was the only one house in the entire valley। उस घर के बारे में सबसे विचित्र बात ये थी कि वो घर उस पूरी घाटी का एकमात्र घर था। यही विचित्र बात थी। नंबर 2, What did Lencho wish throughout the morning? लेंचो ने सारी सुबह किस चीज की कामना की थी? किस चीज की इच्छा उसके मन में चल रही थी? लेंचो के मन में किस चीज की इच्छा सारी सुबह चल रही थी? लेंचो विश। इसका आंसर आप बता सकते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो विश फॉर अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। सारी सुबह लेंचो ने तेज बारिश या कम से कम हल्की बारिश हो, ऐसी कामना सारी सुबह लेंचो करता रहा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। What does the word intimately in the passage mean? पैसेज में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है इस तरह का कि कोई एक वर्ड रहेगा, उसकी मीनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, इंटीमेटली, INTIMATELY, इंटीमेटली जो इस पैसेज में वर्ड आया है उसका क्या अर्थ है? तो दिस वर्ड मीन्स क्लोजली। इस वर्ड का अर्थ है क्लोजली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत निकटता से, बहुत नजदीकी से। लेंचो अपने खेतों को बहुत नजदीकी से, बहुत अच्छे ढंग से जानता था। उसी के संदर्भ में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द लेटर रीच गॉड? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो? क्या पत्र भगवान के पास पहुंचा? और आगे है, क्यों पोस्ट मास्टर ने लेंचो को जवाब भेजा? तो ये आप लोग को याद होगा कि लेटर भगवान के पास पहुंचा ही नहीं। द लेटर डिड नॉट रीच गॉड। लेटर भगवान के पास नहीं पहुंचे। व्हाई डिड, हाँ, ये पोस्ट मास्टर ने लेंचो को क्यों जवाब दिया? द पोस्ट मास्टर sent a reply to Lencho because he was extremely impressed with him and he did not want his faith in God to shake। वो लेंचो से बहुत अधिक प्रभावित था और वो ये नहीं चाहता था कि भगवान पर जो इसका विश्वास है, अटूट उसकी जो आस्था है, वो आस्था, वो विश्वास ना टूटे। इसलिए पोस्ट मास्टर ने एक जवाब लेंचो को भेजा। We have got still some time left with us,
सो आई थिंक वी शुड यूज दिस टाइम इन अ वाइज मैनर। जो समय भी हम लोग पास बचा हुआ है इसका कुछ इस्तेमाल कर लें तो अच्छा हो। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप जानते हैं इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ये जीके कहाँ से आ गया इंग्लिश क्लास में? इसका कुछ कनेक्शन है, क्या है वो आप जान लेंगे। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू एंड ही डाइड ऑन 27 मई 1964। 27 मई 1964 को उनका देहांत हुआ। और जब उनका देहांत हुआ था तो उनके कमरे में एक कविता पाई गई थी। जो कविता की जो पोयम थी वो पोयम उनके तकिया के आसपास पोयम थी। वो पोयम जिस कवि के द्वारा लिखी गई थी उस कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो अमेरिकन कवि हैं और उस पोयम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। इस पोयम की जो कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनसे पंडित नेहरू बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो पंक्तियां हैं, द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। मतलब जंगल सुंदर है, घने हैं, लेकिन जो वादे किए हैं मैंने उन्हें पूरा करना है मुझे, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर चलना है, सोने से पहले मुझे मीलों दूर चलना है। कुछ ऐसा अर्थ है इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों से हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और प्रभावित वो इतना थे कि वह अक्सर इन पंक्तियों का, इन लाइन्स का वो जिक्र करते थे और उनकी वजह से अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम इंडिया में काफ़ी फैला था, बहुत लोग जानते थे। ऐसे वो अच्छे कवि तो थे ही, लेकिन इंडिया में पंडित नेहरू की वजह से उनका नाम काफ़ी फैला, उनकी प्रसिद्धि फैली थी। तो उसी कवि से जुड़ी एक रचना के बारे में आज हम लोग जानेंगे, लेकिन फिर यहाँ मैं कुछ और बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो कि सुबह में मन में उदासी हो, निराशा हो किसी वजह से, तो क्या लगता है सारा दिन उदासी में ही गुजरेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। आप कहेंगे बदलाव आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं निराशावादी जो कहेंगे कि नहीं बदलाव कैसे आएगा। बदलाव आता है। सुबह की शुरुआत अगर अच्छी ना हो तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पूरा दिन ही खराब चला जाएगा। अच्छा आ सकता है, बस हमें उम्मीद पर दामन थामे रखने की जरूरत होती है। वी नीड टू रिमेन होपफुल। इफ वी रिमेन होपफुल we can have a good change। अच्छे बदलाव आ सकते हैं अगर आशावादी बने रहे तो। ऐसा ही हुआ था कवि के साथ। वो एक सुबह उदास था, परेशान था किसी वजह से, और वो बैठा था एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठा था, उदास था, परेशान था बेचारा कवि। तो उस कवि के ऊपर अचानक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, एक क्रो बैठा था। उसने डाली को हिलाया और बर्फ की महीन महीन टुकड़े कौवे ने जब डाली को हिलाया तो वो टुकड़े कवि के ऊपर गिरे। और कवि का हिलाना डाली को और उसका गिरना, इन चीज़ों से कवि इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उसके मन में जो उदासी का जो उदासी चल रही थी, उदासी का माहौल बना हुआ था उसके मन के अंदर, वो उदासी गायब हो गई। कुछ क्षण में ही उसका मन बदल गया और उसे अच्छा लगने लगा। जो सुबह से समय वो उदासी में गुजार रहा था, परेशान था किसी वजह से, उसके मन में खुशी आ गई और वो बाकी उसको लगा चलो इतना समय जो भी किसी वजह से चला गया, लेकिन बाकी समय तो मेरा बच गया है, और वो खुश हो गया। अब
जो कविता, जो पोयम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। अभी जो आप लोगों ने सुना वो एक भूमिका थी, पृष्ठभूमि थी इसी कविता के बारे में। उतना सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि मेरी बात सुनने में आप लोगों को थोड़ा मन लगेगा और पोयम को थोड़े बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्नो का अर्थ होता है बर्फ। बर्फ के महीन महीन टुकड़े जो होते हैं, जो आसमान से गिरते हैं, उन्हें कहते हैं स्नो। आप लोगों ने अगर किसी फिल्म में, मुझे लगता है ऐसा दृश्य देखा होगा या किसी सीरियल में कि ऊपर से आसमान से बर्फ के महीन महीन टुकड़े गिर रहे हैं, उसे कहते हैं हिमपात हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं स्नोफॉल। आइस फॉल नहीं कहते, स्नोफॉल। बर्फ के महीन महीन टुकड़े जो आसमान से गिरते हैं उसे कहते हैं स्नो। और इस घटना को कहेंगे, महीन टुकड़ों का जो गिरना है उस घटना को कहते हैं स्नोफॉल, हिमपात। तो वो महीन टुकड़े होते हैं स्नो, ठीक है। और आइस जो होता है वो जमा हुआ होता है, पानी जब जम जाता है, कठोर बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो उसे आइस कहते हैं। मतलब आइस जो होता है वो हो सकता है प्रकृति निर्मित भी हो, नेचर मेड भी हो, और मैन मेड भी आइस हो सकता है। फ्रिज में जो हमारे घर में रहता है वो आइस है, वो मैन मेड है। और आप लोगों ने किसी पिक्चर में देखा हो या सीरियल में देखा हो या टीवी में देखा हो कहीं पर कि जो किसी समुद्र में जो बर्फ के विशाल टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े, हिमखंड कहते हैं जिसे हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं आइसबर्ग, ICEBERG, आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग मतलब हुआ हिमखंड। आप लोगों ने शायद एक फिल्म देखी हो, टाइटैनिक। टाइटैनिक फिल्म में जो जहाज होती है, शिप होती है, वो शिप आइसबर्ग से टकरा कर टूट जाती है, वो दुर्घटनाग्रस्त जाती है, वो शिप डूब जाती है। तो वो अभी जो मैं कह रहा था उसे कहते हैं आइसबर्ग, ठीक है। वो कठोर होते, आइस कठोर होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। स्नो जो है वो बर्फ के महीन महीन टुकड़े जो आसमान से गिरते हैं, इन दोनों में फर्क। तो यहाँ बात हो रही है ये बर्फ के महीन महीन जो टुकड़ों की बात हो रही है, जो अभी इसके बारे में आप लोग और जानेंगे कैसे क्या होगा। थोड़ा हिंट दे ही चुका हूँ आप लोगों को। अब पोएम पढ़ने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. जिस तरीके से कौवे ने बर्फ के कणों को, महीन कणों को गिराया मेरे ऊपर, मतलब एक कौवा आया पेड़ के ऊपर, उस पेड़ का नाम है हेमलॉक। हेमलॉक एक होता है, इट्स अ पॉइजनस ट्री। ये जहरीला ट्री होता है विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक एक ऐसा पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है, जिस पर जो फूल होते हैं वो सफेद होते हैं और छोटे होते हैं। एक जहरीला पेड़ होता है। तो इसी जहरीले पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था और पेड़ के नीचे कवि बैठा था। तो कौवा कहीं से आया, वो बैठा वहां, उसने डाली को हिलाया और वहां, चूंकि ये जो कविता है इसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो विदेश की है, अमेरिकन पोएट है, बात अमेरिका की हो रही है, तो वहाँ हिमपात होना ये एक आम बात है। तो आम बात है, तो वहाँ पर उस तरह से जब कवि ने हिलाया तो वो बर्फ के जो महीन महीन टुकड़े थे वो गिर पड़े हेमलॉक ट्री से कवि के ऊपर। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had food. और फिर से मैं लाइन बोल रहा हूँ, Has given my heart a
change of mood and saved some part of a day I had food. ये जो घटना है बरकत महीन टुकड़ों का गिरना, इस घटना ने मतलब मुझे बचा लिया है, मेरे मूड को बदल दिया है, कवि ऐसा कह रहा है। और उसने मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया है और कुछ तो मैं कमा ही चुका था। रू करते हुए आर रू की, रू मतलब होता है अफसोस करना, अफसोस करना, ठीक है। अफसोस करना, रू करते आर यू ई, रू मतलब अफसोस करना होता है। रू मीन्स अफसोस करते हुए उसने कुछ हिस्सा दिन का गुजारा था, वो तो जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन बाकी हिस्सा जो दिन का बाकी है वो बच गया उस घटना की वजह से। कभी कोई ऐसा महसूस हुआ। आप लोग को इस कविता का अर्थ मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुने कि कवि पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ का नाम था हेमलॉक। एक कौवा वहां पर आया, उसने वो डाली पर बैठा, पेड़ की डाली पर बैठा, उसने डाली को हिलाया और बर्फ के महीन टुकड़े कवि के ऊपर गिर पड़े। सामान्य सी घटना थी, लेकिन कवि किसी वजह से बहुत उदास था। सुबह से इसका समय गुजर चुका था और इस घटना की वजह से उसके मन में बदलाव आ गया। वो मतलब बर्फ के महीन टुकड़ों गिरना उससे इस तरह से छू गया उसके मन को कि कवि का मन ही बदल गया, उसके मन में खुशी आ गई, उदासी गायब हो गई। ये कविता सुनकर तो बिल्कुल सिंपल लगती है, सिंपल है भी। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये पोयम है वो सिंपल है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल मैसेज भी है। अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम वो सिंपल होती है, लेकिन इसमें एक गहन अर्थ भी होता है। इसका आप ये अर्थ निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कि कोई भी अगर कोई व्यक्ति सुबह से उदास हो, मतलब किसी के मन में उदासी हो किसी वजह से, नकारात्मक विचार और नेगेटिव थॉट्स, तो इसका तो ये नहीं होता है कि सारा दिन उसका ऐसे ही गुजरेगा। हो सकता है कोई भी छोटी घटना उसके मन में परिवर्तन लाए और उसे खुशी मिले, उसे अच्छा लगे, ऐसा हो सकता है। एक बात ये। दूसरा आप ये भी मैसेज से ले सकते हैं कि अगर इंसान उदास हो, परेशान हो, निगेटिव थॉट्स उसके मन में चल रहे हों, तो वो प्रकृति के करीब अगर पहुंचे तो उसके मन में कहीं ना कहीं शांति आएगी, उसे खुशी मिलेगी, ये उसे अच्छा लगेगा, ऐसा होता है। तो ये दो बातें आप इस पोयम से चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि आप नेचर के करीब जाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। दूसरा, अगर कोई भी छोटी घटना अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो वो छोटी से छोटी घटना भी आपके मन में बदलाव ला सकती है, आपको खुशी दे सकती है और आपके उदास मन में खुशी फिर से आ सकती है, उदासी गायब हो सकती है। यही इस कविता का अर्थ, इस कविता का ये मैसेज था जो आप लोगों ने सुना। अभी हम लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई, उसके बारे में बात की, उस पर चर्चा हुई। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर लें। अगर पोयम आप लोग मन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क। एक तरह का जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट जो किसी पोयम का एक हिस्सा हो सकता है, एक स्टेंजा हो सकता है, दो स्टेंजा भी हो सकते हैं, या किसी स्टोरी के कुछ लाइन्स लिए जाते हैं या कुछ पैराग्राफ लिए जाते हैं, तो उसको भी कहते हैं एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ लिखा है, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फिर ध्यान से सुने, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के महीन महीन टुकड़ों को गिराया हेमलॉक ट्री से, ठीक है। ये एक एक्सट्रैक्ट है जो पोयम पर जो दिया हुआ है, इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताना है, उसके आंसर्स आप लोगों को देने हैं।
पहला क्वेश्चन इसका बेस्ट ये है, पार्ट 1 है, नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच दिस लाइंस हैव बीन टेकन। नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच दिस लाइंस हैव बीन टेकन, मतलब उस पोएम का नाम बताइए जिससे ये लाइंस दी गई हैं, ये पंक्तियां दी गई हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, डस्ट ऑफ स्नो, इसका आंसर लिख सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो ये इसका आंसर है। एग्जाम में भी डस्ट ऑफ स्नो सिर्फ लिखेंगे वो भी काम चल जाएगा, या आप थोड़ा बड़ा भी चाहे तो लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, ऐसा भी लिख सकते हैं। हु हैज रिटन दिस लाइंस, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, हु हैज रिटन दिस लाइंस, किसने इन पंक्तियों को लिखा है। द आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप चाहें तो सिर्फ ये लिख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज रिटन दिस लाइंस। दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर चाहें तो शॉर्ट लिखें बहुत, तो उसमें गलती की गुंजाइश कम होगी, थोड़ा बड़ा भी चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप है यू शुड ट्राई टू कॉपी समवन, रादर आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप खुद ही का एक बेटर वर्जन बनिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। ये लिटरेचर है, इसमें आंसर कई तरीके से दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज डन बाय अ क्रो। क्रो के द्वारा क्या किया गया? तो क्रो के द्वारा क्या किया गया? द क्रो शुक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। क्रो ने बर्फ के कुछ कणों को, टुकड़ों को कवि के ऊपर गिरा दिया। व्हाट इज ए हैंड ऑफ ट्री? हैंड ऑफ ट्री क्या है? हैंड ऑफ ट्री क्या है? इट्स पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ये एक ऐसा पेड़ है जिसके जो फूल होते हैं छोटे होते हैं, सफेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन तो पूरे हो गए। नंबर 2 है, वो अलग किस्म का है। व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट? जब बर्फ के महीन टुकड़े पोएट के ऊपर गिरे तो क्या हुआ? When the dust of snow fell on the poet, his sad mood changed into a joyful mood. इसका उदासी भरा मूड खुशी भरे मूड में बदल गया। ये इसका आंसर है। आप हमेशा मैं ये फिर कहूँगा कि ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ या कहीं सुनते हैं पढ़ते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल कॉपी करें। आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, किसी और तरीके से जवाब दे सकते हैं। यू शुड ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यू शुड ट्राई टू राइट आंसर्स इन योर ओन वे। तो अभी जो आप लोगों ने देखा, ये पोयम आप लोगों ने पढ़ा, लेटर टू गॉड का जो बाकी हिस्सा था वो भी आपने जाना, और डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बात हुई। ये पोयम क्या है, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन आंसर के बारे में भी आप लोगों को बतलाया मैंने। उम्मीद लगता है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन आई विश यू अ हैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। थैंक यू। हमारे पास अभी कुछ समय है, मैं ये चाहता हूँ इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। क्या आप लोगों ने सोचा है ये दुनिया जो इतनी सुंदर है, अच्छी है, कब तक ऐसी रहेगी? क्या कभी इसका अंत होगा? मेरी बात थोड़ी अलग तरह की लग रही होगी, फिर असलीलत बात है, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिस बारे में सोचना चाहिए, सोच सकते हैं। और जो कवि होते हैं वो तो इस तरह की बातें सोचा ही करते हैं। दुनिया का अंत होगा, कब होगा, कैसे होगा? तो ऐसे ही प्रश्न, इसी प्रश्न से जुड़े विचारों के बारे में सोचकर एक कवि ने एक पोयम की रचना की है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे। पोयम का नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप लोग जान चुके हैं, मैंने बताया भी है आप लोगों को कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं। उनका काफ़ी
नाम हुआ था। पंडित नेहरू को उनकी कविताओं से काफ़ी लगाव था, उनकी वजह से भारत में उनको प्रसिद्धि दी थी। तो उन्हीं की ये पोएम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत होगा आग से, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत होगा बर्फ से। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मैंने कभी ये आगे बोल रहा है कि जो कुछ मैंने जाना है इच्छाओं के बारे में, उससे ये बात समझ में आती है कि लोग ये कहते हैं कि आग से दुनिया का विनाश हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, वो सही बोलते हैं। लेकिन कभी ऐसा क्यों कह रहा है, ये सोचने की बात है। इच्छाएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। इच्छा जो होती है वो एक ऐसी आग की तरह होती जो कभी बुझती ही नहीं। एक इच्छा आपकी पूरी होगी, मेरी पूरी होगी, किसी की पूरी होगी, वो कोई भी इंसान भी दूसरी इच्छा के बारे में सोचना शुरू कर देगा। इच्छा कभी समाप्त होती नहीं, वो तो आग जैसी होती है। इस वजह से ये जो है फायर की तुलना यहाँ डिजायर से की गई है, और इसी वजह से कभी ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है कि जो लोग ये मानते हैं कि फायर से दुनिया का अंत होगा, मैं उनका समर्थन करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि डिजायर जो है वो तो फायर की तरह है, इच्छा जो है वो तो आग की तरह है, कभी खत्म नहीं होती, कभी बुझती नहीं, समाप्त नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा है, बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ वर्ड है कुछ, इन्हें आप जान लें। पेरिश, पेरिश का अर्थ यहाँ अर्थ है खत्म होना या मर जाना, टू गेट डिस्ट्रॉयड, विनाश हो जाना। ठीक है, ये कह सकते हैं विनाश हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। सफाइस, SUFFICE से सफाइस पढ़ते हैं, सफिस नहीं, सफाइस। SUFFICE सफाइस पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ कहेंगे टू बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना। पर्याप्त होना, काफी होना। पेरिश मतलब नष्ट होना, समाप्त होना। फायर आप जानते हैं, आइस भी आप लोग जानते हैं। जो स्टेंजा भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में मैं कहने जा रहा हूं कि अगर दुनिया का अंत दो बार होना हो, दो बार कभी ये कह रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि ये अंत हो सकता है। वो अंत होगा हेट की वजह से, नफरत की वजह से ऐसा हो सकता है। क्योंकि नफरत वो बुराई है जिसकी वजह से कहीं भी खुशी समाप्त हो सकती है, कुछ भी बर्बादी आ सकती है, कोई भी विनाश हो सकता है, दुनिया का अंत हो जाएगा दो बार। बस नफरत ही काफी है दुनिया का अंत दो बार करने के लिए। और ये जो विनाश है ये वैसा ही होगा जैसे कि बर्फ से दुनिया का जो विनाश होगा वो इसके बराबर होगा। कहीं ना कहीं जो ये कविता है जिस कल्चर से जुड़ी हुई है, उस कल्चर के लोग जो है वो आइस को ये बहुत ही खतरनाक चीज मानते हैं। वो ये मानते हैं कि आइस की वजह से बहुत नुकसान होता है। मैंने बतलाया भी था आप लोगों को टाइटैनिक के बारे में, जो बहुत बड़ी शिप थी, अपने समय की बहुत विशाल, बहुत सुसज्जित, बहुत आधुनिक शिप थी, उसका विनाश हो गया था आइस की वजह से, बर्फ की वजह से, आइस बर्फ से टकराने की वजह से। तो ये विनाश आइस की वजह से हुआ था, बर्फ की वजह से हुआ था।
तो कहीं ना कहीं उस कल्चर जहाँ की कविता है, जिस पृष्ठभूमि की कविता है, तो वहाँ के लोग ये मानते हैं, कवि इसलिए उस संस्कृति को, उस सोच को ध्यान में रखकर कह रहा है कि आइस बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो आइस सिंबल है यहाँ पर, वो है हेट्रेड का सिंबल है, नफरत का सिंबल है, नफरत का प्रतीक है, और फायर प्रतीक है डिजायर का, इच्छा। अब यहाँ हम लोग कुछ और बातें करते हैं। इसमें क्या इस पोयम से जुड़ी और भी क्या खास बातें हैं? आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, ये हिंदी में कहते हैं, ये हिंदी में कहना बिल्कुल आसान बात होती है, लोग कहते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कई बार ध्यान जाता नहीं है। जैसे कहते हैं, आशावादी गुलाबों को देखता है, निराशावादी कांटों को। मैंने अभी भी ये कहा कि आशावादी गुलाबों को देखता है, निराशावादी कांटों को। मैंने ये नहीं कहा देखता है, कांटों को देखता है, को के बाद देखता है मैंने नहीं कहा, हिंदी में छोड़ देते हैं। वैसे ही ऐसा इस पोयम में भी है, some say the world will end in fire। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। some say the world will end in fire। ठीक है, राइट। नेक्स्ट लाइन है, some say in ice। यहां देखिए, some say the world will end in fire। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से हो जाएगा। मैंने हिंदी में नहीं कहा, वैसे ही यहां पर ये लिखा हुआ नहीं है, some say the world will end in ice। the world will end, यहां तक जो आप देख रहे हैं उसको यहां छोड़ दिया गया है जानबूझकर, भाषा को ये प्रभावशाली बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ऐसा कहते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं एलिप्सिस कहते हैं। ठीक है, एलिप्सिस कहते हैं, इसे देखिए, ELLIPSIS, एलिप्सिस कहते हैं। ठीक है, और कुछ और मैं बता रहा हूं लिटरेरी डिवाइस के बारे में जो इसमें इस्तेमाल हुआ है। सम से फर्स्ट लाइन में भी है, सेकेंड लाइन में भी है, सम से। ये दो वर्ड्स शुरू के सेंटेंस में भी है, नीचे भी है, रिपीटेशन हो रहा है, इसे कहते हैं एनफोरा। एक और लिटरेरी डिवाइस इसमें आप देख सकते हैं, वो है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट का। सम में भी एस है, सेम में भी एस है, सेकेंड सेंटेंस में भी सम में एस है, सेम में एस है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स जो है उसे कहते हैं अलिटरेशन। तो इन सब ये चीजों का जब इस्तेमाल होता है तो कोई पोयम बहुत प्रभावशाली बनती है, रचना बहुत अच्छी बन जाती है। कभी इसका इस्तेमाल करता है, ये जो इसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो इन बातों को समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं आमतौर पर। क्वेश्चंस इसलिए ताकि आप ये मुझे समझ में आए और आप भी खुद समझ सके अपने बारे में कि आप लोगों ने क्या सीखा है, क्या जाना है, इस पोयम को सुनकर समझ। इससे जुड़ा एक क्वेश्चन ये है जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब इस किसी पोयम के कुछ लाइन्स ली जाते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ लाइन्स हैं जो इस पोयम से लिए गए हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट to say that for destruction ice is also great and would suffice। इस पर बेस्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 1। नेम द पोयम फ्रॉम व्हिच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। उस पोयम का नाम बताएं जिससे ये लाइन्स दिए गए हैं, ये पंक्तियां दी गई हैं। बहुत ही इजी आंसर है, द आंसर इज फायर एंड आइस। सेकेंड, हु हैज रिटन दीज लाइन्स, किसने इन पंक्तियों को लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज रिटन दीज लाइन्स। ठीक है, राइट। नंबर 3, व्हाट इज इट? इट मटर कॉमा के अंदर है इन द फर्स्ट लाइन, मतलब इट
जो प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ किया गया है वो किसके लिए किया गया है? व्हाट इफ इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड। इट का इस्तेमाल यहाँ संसार के लिए किया गया है और वर्ल्ड के लिए किया गया है। उसी की बात हो रही है कि अगर एक से दो बार नष्ट होना हो, खत्म होना हो, तो इट का इस्तेमाल किया गया है संसार के लिए। नंबर 4 इसका है हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन। कैसे आइस जो है वो विनाश के लिए पर्याप्त है। मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बतलाया था कि आइस सिंबल है हैट्रेड का, नफरत का, और नफरत है, हैट्रेड है, वो बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। अगर हैट्रेड है तो उसकी वजह से कई बुराइयां फैलती हैं और कहीं ना कहीं विनाश तो होता है इससे। तो आइस सिंबल है हैट्रेड का, इसलिए आइस जो है वह हैट्रेड की तरह दुनिया को नष्ट कर सकता है। तो वी कैन से दैट आइस इज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड एंड लाइक हैट्रेड आइस कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड। So we can say that ice is sufficient for destruction. इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आइस है वो विनाश के लिए पर्याप्त है। अभी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन के आंसर के बारे में जाना, इसकी चर्चा हमने अभी की है। इस पोयम से जुड़ी एक बात मैं और बताना चाहता हूं, आप लोगों को ध्यान से सुने। ये देखिए, इस पोयम में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, लास्ट का वर्ड है फायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में सम से इन आइस, वो है आइस। उसके बाद फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर है नेक्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड। I hold with those who favor fire, ये फायर है लास्ट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। ये लास्ट वर्ड है, ध्यान दीजिए। इस सॉन्ग को अगर मान लेते हैं ए फायर, तो डिजायर के लिए भी ए कह सकते हैं, फायर के लिए भी ए कह सकते हैं। आइस को अगर बी मान लें तो ट्वाइस के लिए भी बी मान लेंगे, आइस के लिए भी बी, सफाइस के लिए भी बी, ठीक है। और यहां देखिए और क्या बाकी रहा, हेट, हेट के लिए अगर हम सी मान लें तो ग्रेट के लिए भी सी मान लेंगे साउंड। तो ये राइमिंग स्कीम क्या है उस पर ध्यान दीजिए। इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए, फिर ए बी सी, ए बी सी, और ए बी ए बी सी, बी सी बी, ये है बी सी बी। इस पोयम की राइमिंग स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे जानना चाहिए। तो आप लोगों ने अभी ये जाना इस पोयम के बारे में, फायर आइस के बारे में, कि ये पोयम जो है इसकी मेन बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है, मैं वो बोलने जा रहा हूँ। बहुत थोड़े वर्ड्स में बोलने जा रहा हूँ। वो ये है कि दुनिया का अंत तो कभी न कभी होना है, और जो कभी होता है उसके उनमें कई तरह के विचार आते रहते हैं। वो सोचा करता है, वो वहाँ भी पहुँचता है जहाँ बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाते हैं। उसका जो मन है वो काफ़ी कुछ सोचता रहता है। तो कवि ने ऐसा ही सोचा दुनिया का अंत कैसे होगा, तो उसे ये बात समझ में आई कि दुनिया का अंत जो है, अंत करने के लिए कुछ चीज़ें ही काफ़ी हैं, जैसे डिज़ायर। डिज़ायर जो होती है, इच्छा जो होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, किसी भी इंसान की खत्म नहीं होती। डिजायर जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, वो फायर की तरह है, आग की तरह है। जैसे आग नहीं बुझती है, वैसे डिजायर कभी खत्म नहीं होती है। आग से नुकसान पहुंचता है, डिजायर से भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए एक ऐसा कहा भी जाता है, फायरी डिजायर, आग के समान
इच्छाएं। अब आइस की बात करते हैं। आइस सिंबल है यहाँ पे हेट्रेड का। जैसे नफरत जो है बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, और दुनिया का अंत अगर 2 बार होना हो, कभी कहता है, तो नफरत ही काफी है दुनिया का 2 बार करने के लिए। और आइस सिंबल है नफरत का, हेट्रेड का। तो आइस पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, वो नष्ट कर सकता है। नफरत की तरह आइस भी नष्ट कर सकता है पूरी दुनिया को। तो इस पूरी पोयम में हम लोगों ने ये जाना कि दुनिया के अंत के बारे में थोड़ी यहाँ बात हो रही है, और अगर हम लोग चाहते हैं सही तरीके से रहें, दुनिया की कायम रहे कवि के अनुसार, तो हम लोग को चाहिए कि हेट्रेड ना फैलाएं, नफरत ना फैलाएं, और अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। नहीं तो ये जो नफरत है और जो डिजायर है, ये दुनिया का अंत कर सकती है। यही कवि ने इसे समझाने की कोशिश की है। और मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विश यू अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।